मानव व्यवहार और पूरकता, और मेरे ख्याल से नई किताब में 41 है ना? 41 है। तो इसमें मूल बात ये बोली कि पूरकता एक मुद्दा है। पूरकता के आधार पे जन चर्चा संवाद के द्वारा, स्पष्टीकरण द्वारा समाधान के छोर तक पहुंच सकते हैं। और फिर ये कहा कि समाधान अपने में क्यों कैसे का उत्तर है। क्यों कैसे कितना का प्रश्न होता है। कितने भी क्यों की बातें आती हैं या प्रश्न उठता है, तो उसका जो आधार मूल कारण ही होता है। कैसे का उत्तर हम पाने के लिए दौड़ते हैं, तो प्रक्रिया, प्रणाली, पद्धति आदि सूत्रों के आधार पे हमको स्पष्ट होता है। और कितना का जो उत्तर है वो फल, परिणाम और आवश्यकता की तृप्ति के अर्थ में स्पष्ट होता है। तो ये तीन चीज़ों को स्पष्ट किया, क्यों, कैसे और कितना। और इसके बाद बोला है कि जब मानव के साथ जुड़ता है तो व्यवहार उसमें जो है मूल रूप से मुद्दा आ जाता है। फिर ये कहा कि मानव में नकारात्मक और सकारात्मक जो है कोई ना कोई व्यवहार स्वीकृत रहता ही है। जैसे जीव चेतना में जीव चेतना का व्यवहार रहता है, मानव चेतना में मानव चेतना का व्यवहार रहता है। फिर व्यवहार को थोड़ा सा उन्होंने स्पष्ट किया कि मानव परस्परता में व्यवहार, मानव परंपरा में व्यवहार परस्परता में मूल्य निर्वाह के आधार पर प्रमाणित होता है, और मूल्यों का निर्वाह संबंधों के आधार पर सर्वमानव को स्वीकृत होता है। फिर संबंध की पहचान उसकी निरंतरता के रूप में विश्वास को उन्होंने डिफाइन किया। फिर इस परिभाषा के आधार पर सभी संबंधों के साथ संवाद अपेक्षित है। तो हर संवाद की सार्थकता में समाधान ही है। संवाद की सार्थकता में क्यों, कैसे, कितना का उत्तर मिलता है। फिर संबंध की परिभाषा बताई, पूर्णता के अर्थ में अनुबंध। फिर कहा कि संबंध का स्वरूप निरंतरता में ही उसका वैभव प्रयोजन प्रमाणित होता है ना। प्रयोजन मूलतः क्या है, तो उन्होंने कहा सहअस्तित्व में नित्य प्रमाण है। फिर यही जागृति, वर्तमान में विश्वास और समाधान होना स्वाभाविक है। तो इन तीनों विधाओं के आधार पे समृद्धि होना एक आवश्यकता, संभावना और इस हेतु प्रयास स्वाभाविक रूप से स्वयं स्फूर्त होता है। फिर ये कहा कि समझदारी पूर्वक ही समाधानित होते हैं। वर्तमान में विश्वास अर्थात संबंध और उसकी निरंतरता बनाए रखने में ईमानदारी होने का प्रमाण है। पहचान और उसकी निरंतरता स्वयं जिम्मेदारी के रूप में स्पष्ट हो जाती है। यदि संबंध की स्वीकृति होती है तो संबंध की स्वीकृति समझदारी पूर्वक होती है, और उसकी निरंतरता ईमानदारी है। हमने जो संबंध जैसा पहचाना है उसी संबंध के अर्थ में यदि हम निर्वाह करते हैं तो वो ईमानदारी है, और ये जो निर्वाह करते हैं वही जिम्मेदारी पूर्वक ही होता है। तो इस प्रकार जो है समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी पूर्वक ही परिवार में प्रमाण और समग्र व्यवस्था में भागीदारी होना, समृद्धि का साक्ष्य स्पष्ट होना पाया जाता है। फिर ये कहा कि जो परिवार में चर्चा जो है, परिवार में चर्चा, परिवार के कार्य व्यवहार के लिए चर्चा, संवाद, चर्चा संवाद और परिवार के लक्ष्य संवाद मानव परंपरा में संपन्न होना एक प्रतिष्ठा है। तो जिसको अपन कह रहे हैं परिवार में क्या चर्चाएं होंगी, तो उसको स्पष्ट किया है। परिवार में कार्य व्यवहार की चर्चा होगी, परिवार में लक्ष्य की चर्चा होगी, है ना। तो इस तरीके से परिवार सभा में क्या चर्चाएं हो सकती उसको स्पष्ट किया। फिर ये कहा कि ये जो इस प्रतिष्ठा है, जो समाधान प्रतिष्ठा है, तो उन्होंने कहा वो चेतना विकास मूल्य शिक्षा पूर्वक है। और चेतना विकास मूल्य शिक्षा को स्पष्ट किया कि उसमें अस्तित्व ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान है। फिर उसमें ये कहा कि दो ध्रुव हैं इसके, एक अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, इन दो ध्रुवों के आधार पे मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान स्पष्ट होता है।
इस विधि से उक्त तीनों मुद्दों का प्रयोजन स्वीकृत होता है और तीनों मुद्दों में जितना भी संवाद हो पाता है वह सब सार्थक होना पाया जाता है। फिर इसके बाद सार्थकता मानव परंपरा में परिवार व्यवस्था से विश्व परिवार व्यवस्था तक, है ना, के रूप में समग्र व्यवस्था को प्रमाणित करना होता है। ये सब संवाद के मुद्दे हैं। सार्थकता का स्वरूप दूसरी विधि से समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व है और तीसरी विधि से समझदारी, ईमानदारी, भागीदारी, जिम्मेदारी आदि है। इन तीनों विधाओं में अंग अवयव विश्लेषण संवाद की वस्तु है। वस्तु अपने में वास्तविकता का प्रकाशन है। फिर व्यवस्था अपने में वस्तु है, समझदारी अपने में वस्तु है, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व नित्य वस्तु हैं। हर मानव जो है वो निश्चयता, निरंतरता, अक्षुण्णता को स्वीकार करता है। यह संवाद का मुद्दा है। हर निश्चितता क्यों, कैसे, कितना की कसौटी से निर्धारित होती है, जिसको समाधान भी बोल रहे हैं ना। फिर कह रहे हैं कि आज की दुनिया में क्या हो रहा है, तो बेहतरीन जिंदगी की बात करते हैं और वो बेहतरीन जिंदगी क्या है, तो सुविधा संग्रह है। और प्राचीन क्या था, तो प्राचीन में बेहतरीन जिंदगी का मतलब भक्ति विरक्ति था। वो कह रहे हैं कि ये दोनों, सुविधा संग्रह और भक्ति विरक्ति, ये दोनों व्यक्तिवाद और रहस्य में जाके फंस गए, इसलिए वो सिद्ध नहीं हो पाए। फिर कहा कि व्यक्ति से व्यक्तिवाद ना तो परिवार व्यवस्था का आधार है, ना समुदाय व्यवस्था का आधार है, और समाज व्यवस्था तो उससे कोसों दूर है। तो इसलिए जो अखंड समाज है, अखंड समाज एक मुद्दा है। उसमें अखंडता, अक्षुण्णता सूत्र है, मानवीयतापूर्ण आचरण का इसी में व्याख्या है। ये सब संवाद का मुद्दा हो सकता है। फिर व्यवस्था सार्वभौम होने के आधार पे अखंड समाज के आधार पे सार्वभौम व्यवस्था प्रमाणित होना पाया जाता है। फिर कह रहे हैं कि अभी जितने भी समुदाय समाज नाम से प्रस्तुत हैं, उन सब में अंतर विरोध है, परस्पर विरोध है और सामरिक कल्पनाएं भी हैं। वो अपन को दिखता ही है, जितने भी धर्म संप्रदाय हैं उन सब में ऐसा दिखता है, जाति संप्रदायों में भी ऐसा दिखता है, समुदायों में भी ऐसा दिखता है। तो यह सार्वभौम व्यवस्था व अखंडता का विरोध है। ये जो समुदाय चेतना है, ये सार्वभौम व्यवस्था और अखंड समाज या अखंडता का विरोधी है। फिर लिखा है कि ये विरोधी होते हुए भी हर समुदाय क्या चाहता है, तो हर समुदाय अखंडता, सार्वभौमता, अक्षुण्णता को अवश्य स्वीकारे रहता है। ऐसी स्वीकृतियों के साथ जीता हुआ मानव पेज नंबर सबको मिल गया ना? तो अभी मैं पुरानी किताब में 75 है और नई किताब में कितना पेज नंबर होगा, शायद 44 होगा, है ना? तो फिर ये लिखा है कि हर जो समुदाय है जिसमें परस्पर अंतर विरोध बने रहते हैं, वो समुदाय भी जो है अखंडता, सार्वभौमता, अक्षुण्णता को स्वीकारे रहते हैं, चाहे वो धर्म संप्रदाय हो, चाहे राज्य संप्रदाय हो, है ना। और हर मानव में जागृति की ओर गतिशीलता, सार्वभौमता, अखंडता सूत्र बनी रहती है। जबकि धर्म, राज्य, समुदायों की गतिविधि से अखंडता का नारा तो बनता है, लेकिन प्रमाणित नहीं होता। ऐसा कोई समुदाय और धर्म नहीं है जो स्वयं श्रेष्ठता को नहीं बताता है और अपने कार्यक्रमों को सार्वभौम नहीं बताता है अथवा इसकी जरूरत नहीं बताता है, लेकिन ये प्रमाणित नहीं होता है ना। फिर है कि हर राज्य जो है राष्ट्रीय पर्व की बेला पे राज्य अखंडता, सार्वभौमता, अक्षुण्णता का नारा देते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी राज्य या धर्म नहीं है जो अन्य धर्मों के साथ विरोध ना हो अथवा जो सबके लिए स्वीकार हो। ऐसा कोई धर्म ग्रंथ भी नहीं है। सभी अपने अपने ढंग से श्रेष्ठता का दावा करते हैं। हर श्रेष्ठता की जो कसौटी है वो सर्वमानव स्वीकृत हो, इसके फलन में समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व के रूप में प्रमाणित और स्वीकृत और व्यवस्था के रूप में मानवीय शिक्षा, संस्कार, न्याय, सुरक्षा, परिवार पालन
परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन, विनिमय कोष, स्वास्थ्य संयम कार्य के रूप में प्रमाणों का वर्चस्व वर्तमान हो। वो कह रहे हैं कि ये जो श्रेष्ठता की कसौटी क्या है, तो उन्होंने कहा ये जो मानव लक्ष्य ये है और ये जो मानवीय व्यवस्था कार्यक्रम है, इसके बारे में सभी की स्वीकृति रहती है। तो कह रहे हैं इस प्रकार अखंड समाज सार्वभौमता का प्रयोजन स्पष्ट हो जाता है। इन प्रयोजन के साथ इनकी निरंतरता का वैभव होना पाया जाता है। फिर 76 पेज में अखंड समाज में मूल्यों के आधार पर चरित्र और नैतिकता को प्रमाणित करना पाया जाता है। सार्थक संवाद के लिए यह भी ज्वलंत मुद्दा है। चरित्र और नैतिकता भी ज्वलंत मुद्दा है। हर मानव सार्थक संवाद ही करना चाहता है। सार्थकता जो है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में और उसका फल परिणाम जो है समाधान, समृद्धि, अवश्य अस्तित्व के रूप में स्पष्ट हो जाता है। सार्थक संवाद का यही प्रयोजन है। फिर अगले पैरे में बोला कि सार्थकता अपने में एक मुद्दा है। मानव परंपरागत विधि से किसी न किसी भाषा में संवाद करता है। संवाद में भाषा का प्रयोग स्वाभाविक है। हर भाषा अपने में संवाद योग्य होना हर मानव को स्वीकार है। फिर कह रहे हैं कि हर मानव किशोर अवस्था से किसी न किसी भाषा का अभ्यासी होता है, क्योंकि वह अभिभावक, आस पड़ोस, बंधु बांधवों से संबोधन सहित भाषा प्रयोग करते ही हैं, तो शिशु काल से ही बोलने का अभ्यास करता हुआ देखने को मिलता है। इसी क्रम में यह विश्वास सुदृढ़ होता है कि हर मुद्दे पे संवाद करने का तथा इस क्रम में एक दूसरे के साथ अपने अपने भाषा मर्यादाओं के साथ बातचीत करते हुए देखने को मिल ही रहा है। तो ऐसे वार्तालाप को किसी प्रयोजन या सिलसिले में नियंत्रित करने का नाम संवाद है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि भाषा मुद्दा नहीं है और ये भी मुद्दा नहीं है कि हमको संवाद शुरू करना है। संवाद तो रहता ही है, चर्चा के रूप में संवाद बना रहता है, लेकिन यदि वो प्रयोजन और लक्ष्य के सिलसिले में जुड़ जाता है तो संवाद हो जाता है। तो यदि लक्ष्य और प्रयोजन से ना जुड़े तो उसको गपशप कहते हैं। तो इस प्रकार हर सूचना भी प्रयोजन के अर्थ में स्वीकार होती है, अन्यथा अस्वीकार होती है। इस प्रकार सार्थकता को हम लोग समझ सकते हैं। तो सार्थकता संवाद का आधार होना, गम असली होना स्पष्ट हो जाता है। फिर आगे उन्होंने फिर से भाषा वाले मुद्दे पे कहा कि भाषा अपने में बोली के रूप में आता है। हर बोली का अपना अर्थ होना पाया जाता है और ऐसे अर्थ अस्तित्व में वस्तु, घटना, फल, परिणाम के रूप में होना पाया जाता है। इसी के साथ क्रियाकलाप, व्यवहार, प्रक्रिया भी भाषा के अर्थ के रूप में अस्तित्व में होता है। अस्तित्व में होना ही अर्थ व वस्तु है, क्योंकि प्रयोजन, परिणाम, फल, प्रक्रिया, क्रिया, प्रक्रिया भी वस्तुगत विद्या ही है। ये सारे अर्थ प्रयोजन के साथ ही सार्थक होना देखा गया है। सार्थकता तो सुस्पष्ट है। समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्थिति, वांछित उपलब्धि या वस्तु है। इसी के साथ संपूर्ण प्रकार के शिक्षा, संस्कार, न्याय, सुरक्षा प्रक्रिया, उत्पादन प्रक्रिया, विनिमय कोष प्रक्रिया, स्वास्थ्य प्रक्रिया, क्रियाकलापों के रूप में शब्द का अर्थ समझ में आता है, जिससे मानवाकांक्षा और मानव प्रयोजन प्रमाणित होने की अपेक्षा मानव परंपरा में समाहित है। फिर जीवन अपेक्षा को सुख, शांति, संतोष, आनंद के रूप में पहचाना गया है। फिर कहा कि सुख को समाधान की स्वीकृति और अनुभव के रूप में पहचाना गया है और सुख, समृद्धि को जो है अनुभव और शांति के रूप में, सुख, समाधान, समृद्धि, अभय के योगफल में अभय के योगफल की अनुभूति और स्वीकृति को संतोष के रूप में और समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व की संयुक्त अनुभूति आनंद के रूप में सुस्पष्ट है। फिर कहा कि जीवनाकांक्षा, मानवाकांक्षा यह परस्परता में पूरक होना पाया जाता है। यानी मानवाकांक्षा पूरी होती है तो जीवनाकांक्षा पूरी होती है, जीवनाकांक्षा है तो मानवाकांक्षा पूरी होती है। सहअस्तित्ववादी नजरिए से यह स्पष्ट होता है कि सुखी होने के लिए समाधान अपरिहार्य है। मतलब समाधान नहीं हो और लोग सुखी हो, ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए अपरिहार्य बोला है। फिर सुख को मानव धर्म के रूप में पहचाना गया। मानव ज्ञानावस्था की इकाई के आधार पर स्पष्ट है। फिर ज्ञान को विज्ञान और विवेक के रूप में प्रमाणित होना पाया गया। विवेक जो है सार्थकता लक्ष्य को पहचानने के रूप में और विज्ञान सार्थकता को जीवन लक्ष्य
मानव लक्ष्य के लिए दिशा प्रक्रिया को स्पष्ट करने के रूप में और स्पष्ट होने के रूप में विज्ञान को पहचाना गया। साथ ही प्रमाणित होने के रूप में भी इन दोनों को, विवेक और विज्ञान को, पहचाना गया। इसे हर व्यक्ति पहचान सकता है, प्रमाणित हो सकता है, इसलिए चेतना विकास मूल्य शिक्षा प्रस्तुत है। फिर है, सदा से मानव सुखी होने के लिए इच्छुक प्रयत्नशील रहा ही है। तो यत्न प्रयत्नों में सोचने समझने की आकांक्षा समाहित रही ही है, साथ ही इनके फल परिणामों को आकलित करते आया है। यह सभी प्रक्रियाएं मानव के सुखधर्मी होने के प्रमाण में गण्य हैं। तो इसलिए मानव का सुखधर्मी होना सर्व मानव में द्रष्टव्य है। मानव सुखधर्मी होना मानव परंपरा में से के लिए सौभाग्य है, क्योंकि सुखी होने के लिए व्यवहार व प्रयोग करना स्वाभाविक है। इसी क्रम में सही गलती होती रही, सही को मानव स्वीकारता आया, सहीपन को संवेदनशीलता में अनुकूलता प्रतिकूलता के रूप में पहचानते आया। यह प्रक्रिया और शोध हर मानव में होता आया। अनुकूलता में सुख भासना दूसरा सौभाग्य रहा, क्योंकि सुख भासने के आधार पर ही सुख की निरंतरता की कल्पना और प्रयोग होना स्वाभाविक रहा, जिसके आधार पर प्रमाणों का लोकव्यापीकरण उदय होता आया। इस प्रकार मानव के अपने सौभाग्य को पहचानने, प्रयोजनशील होने, प्रमाणित होने और प्रमाण परंपरा बनाने की सीढ़ी अपने आप से लगी है। यह सब मानव प्रवृत्ति की सहज सीढ़ी है। इस क्रम में मानव अपने प्रयासों को बनाए रखना देखा जा रहा है। इस क्रम में संवेदनशीलता के अनुकूलता के मुद्दे में पराकाष्ठा यानी व्यसन में मनमानी पर पहुंचने के उपरांत भी सुख की निरंतरता का रास्ता अभी तक तय नहीं हो पाया। तो व्यवहारात्मक जनवाद जो है इसी दिशा निर्धारित करने के पक्ष में प्रस्तुत हुआ है। फिर कहा कि सुख अर्थात समाधान का अनुभव होना पहले जिक्र किया है। मानव ही अनुभव योग्य इकाई है। जीवों में संवेदनाओं की स्वीकृति होना या संवेदनाओं के विरोध को नकारते हुए देखा जाता है। मानव भी ऐसा ही करता है। संवेदनाओं में जो सुख भासने का मुद्दा है वह मानव में ही होता है, क्योंकि जीवों में प्रतिकूलता होते हुए समाधान के लिए शोध अनुसंधान करता हुआ देखने को नहीं मिलता है। इस प्रमाण से पता लगता है कि जीव संसार सभी प्रतिकूलता और अनुकूलता को स्वास्थ्य के अर्थ में पहचानता है। इसी आधार पर जीव संसार को जीने की आशा के आधार पर जीवनी क्रम में जीता हुआ पहचाना गया। हर जीवों में जीने की आशा का होना हर मानव को बोध होता है। यद्यपि जीवों में जीवन जीने की आशा को प्रमाणित कर पाता है। इसके मूल में यह भी पहचान में आया कि शरीर को जीवन मानते हुए जीते हैं, इसलिए स्वास्थ्य के आधार पर अनुकूलता प्रतिकूलता को पहचाना करते हैं। यही जीव संसार का शरीर को जीवन मानने का प्रमाण है। फिर कह रहे हैं मानव भी या तो जीवों के सदृश शरीर को जीवन मानते हुए अथवा जीवन ना मानते हुए, नहीं मानते हुए भी जीता है। इसमें पर्याप्त ज्ञान ना होना स्पष्ट हो गया। तो हर मानव सुखी होना चाहता है। सुखी होने का नित्य स्रोत समाधान है। समाधान ही सुख के रूप में अनुभूत होता है। इसका मतलब यह हुआ कि समाधान ही सुख है। ऐसे समाधान के मूल में समझदारी का होना अनिवार्य है। समझदारी का फलन समाधान है। समाधान का फलन सुख है। इस क्रम में हर नर नारी के सुखी होने का स्रोत नित्य वर्तमान है, समीचीन भी है। समीचीनता का तात्पर्य है हमारे प्रवृत्ति के आधार पर समाधान नित्य सुलभ है, क्योंकि समझदारी को प्रमाणित करने का अरमान हर नर नारी में समाहित है। समझदारी के फल के अनुसार समझदारी का प्रमाण हो पाता है। कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। आज हम इससे आगे का पठन शुरू करते हैं। ये पिछले वाले में कोई चर्चा तो नहीं है ना? मेरे ख्याल से कल काफी चर्चा हो गई थी, तो इसलिए अभी इसको आगे ही बढ़ाते हैं। जी भैया।
समझदारी का स्वरूप अपने आप में सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व ज्ञान, जीवन ज्ञान का संयुक्त रूप है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि समझदारी का मतलब है सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन और जीवन ज्ञान, ये दोनों का ज्ञान होना जो है वो समझदारी है। फिर कह रहे हैं कि अस्तित्व के रूप में वैभव है। फिर कह रहे हैं पुनः नित्य वर्तमान है। तो अस्तित्व जो है नित्य वर्तमान है। दूसरी भाषा में कहें तो निरंतरता ही वर्तमान है। और निरंतरता क्या चीज है? तो हर परिणाम, परिवर्तन, विकास और जागृति के उपरांत भी यथा स्थितियां बनी ही रहती हैं या ही यथा स्थितियों का साक्षी हैं। इस प्रकार से यह भी हमें समझ में आता है कि हर वस्तु अपने मूल में अविनाशी है। तो पहले ये कहा कि अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में वैभव है और वही नित्य वर्तमान है। फिर ये कहा कि निरंतरता ही नित्य वर्तमान है। निरंतरता क्यों कहा? क्योंकि परिणाम, परिवर्तन, विकास, जागृति के साथ यथा स्थितियां बनी रहती हैं, है ना, इसलिए उसको निरंतरता ही वर्तमान इस तरीके से कहा गया। और इस प्रकार से यह भी समझ में आता है कि हर वस्तु जो है अपने मूल में अविनाशी है, क्योंकि वो बनी रहती है निरंतर, इसलिए अविनाशी है होने के अर्थ में। जितने भी परिवर्तन परिणाम आए, इस विधि से संपूर्ण अस्तित्व का स्थिरता अपने आप में स्पष्ट होता है, क्योंकि हर वस्तु अपने मूल रूप में अविनाशी है, इसीलिए उसका होना स्थिर है। फिर कहा कि अविनाशिता के आधार पे अस्तित्व स्थिर होना स्पष्ट है। यही अस्तित्व सहज वैभव भी है। व्यापक वस्तु में संपूर्ण यथा स्थितियों का वैभव ही अस्तित्व सहज वैभव है। यथा स्थितियों के आधार पे निश्चयता समझ में आती है। और निश्चयता का मतलब क्या है? तो निश्चित आचरण है। तो स्थिरता और निश्चितता, ये दो चीजें हमको अस्तित्व में समझ में आती हैं। एक तो मूल अविनाशी होने के अर्थ में या निरंतर बने रहने के अर्थ में या होने के अर्थ में स्थिरता है, और हर अवस्था अपने होने की स्थिरता के साथ एक निश्चित आचरण में प्रकाशित है। इसी को निश्चितता कह रहे हैं। तो निश्चितता गति में है और स्थिरता जो है स्थिति में। दूसरी विधि से हर यथा स्थिति का निश्चित आचरण है, क्योंकि यह स्पष्ट हो गया है कि विकास क्रम अपने आप में एक कतार है। एक कतार है का मतलब है पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था। और दूसरा हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि परमाणु में अंश का बढ़ना जो है वो एक कतार में है, एक लाइन में है। तो विकास क्रम अपने आप में एक कतार है, विकास अपने आप में एक स्थिति है, यानी फिर उसके बाद कतार नहीं है। उसके बाद जो है वो परमाणु तृप्त हो गया, गठन पूर्ण हो गया, तो विकास के रूप में वो एक स्थिति में पहुंच गया। विकास क्रम में भी यथा स्थितियां होना पाया जाता है। तो विकास क्रम में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो लंबे समय तक एक स्थिति में बने रहते हैं, इसलिए उसको यथा स्थिति में होना बोला है। यदि हम इसको अवस्थाओं में देखते हैं तो पदार्थावस्था भी लंबे समय तक एक यथा स्थिति में बनी रहती है। ऐसे ही प्राणावस्था, जीवावस्था भी बनी रहती है, ज्ञानावस्था भी बनी रहती है। इसलिए लिखा है कि विकास क्रम में भी यथा स्थितियां होना पाया जाता है। विकास अपने आप में जीवन पथ के रूप में होना पाया जाता है, यानी जब गठन पूर्ण परमाणु हो गया तो जीवन पथ के रूप में संक्रमित हो जाता है। जीवन पद में निश्चित आचरण, अक्षय बल, अक्षय शक्ति विद्यमान है। तो जब वो जीवन पद में आ गया तो उसमें एक निश्चित आचरण आ गया और वो अक्षय बल और अक्षय शक्ति की विद्यमानता उसमें आ गई। ऐसे अक्षय शक्ति, अक्षय बल का वैभव जागृति के क्रम में भास आभास होता है। तो ऐसी जो अक्षय बल और अक्षय शक्ति का भास आभास जागृति क्रम में होता है। जागृति के उपरांत वैभव का निश्चयन और प्रयोजन प्रक्रिया भी स्पष्ट हो जाती। तो जैसे ही जागृति होती है तो आचरण की निश्चितता और प्रयोजन जी, है ना, ये क्रियाकलाप का प्रयोजन प्रक्रिया भी स्पष्ट हो जाती।
इस आधार पर मानव को जागृति क्रम जागृति के रूप में आज की स्थिति में पहचानना बन गया। जागृति मानव को स्वीकृत होना देखा गया। तो बाबा जी ने दोनों बातों को स्पष्ट कर दिया। विकास क्रम विकास को उन्होंने कैसे समझा और जागृति क्रम जागृति तक वो कैसे पहुंचे, कि समझ तक कैसे पहुंचे। जागृति मानव को स्वीकार होना देखा गया, और ये भी कहा कि जो जागृति है वो मानव को स्वीकार होती है। फिर आगे कहा कि जागृति स्वयं में समझदारी की अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन है। समझदारी ही समाधान है। समाधान स्वयं सुख होना स्पष्ट किया जा चुका है। इस प्रकार संवाद विधि से स्पष्ट होता है कि मानव सन 2000 तक जागृति क्रम में जिया है, अभी भी जागृति क्रम में ही जी रहा है। जागृति की अपेक्षा बनी रही और जागृति के प्रस्ताव के रूप में मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद के समक्ष उपस्थित हुआ, मानव के समक्ष उपस्थित हुआ। इससे यह स्पष्ट हो गया कि जीव संसार के सदस्य मानव शरीर स्वास्थ्य के आधार पर जीने जाते हैं, तो शरीर स्वस्थता का प्रयोग भोग, संघर्ष और युद्ध में ही होता है। तो यदि हम मानव को देखें और जीव संसार में जीने के आधार पे यदि दोनों में सदस्यता को देखें, यानी मानव भी शरीर स्वस्थता के आधार पे जीने जाता है, तो बाबा जी कह रहे हैं तो शरीर स्वस्थता का प्रयोग जो है कहाँ होगा, फिर भोग, संघर्ष, युद्ध में होता है। फिर कह रहे हैं कि जो अधिकाधिक उत्पादन कार्य भी होता है वो भी भोग और युद्ध में ही लगता है, युद्ध के लिए ही हो रहे हैं। यह सभी समुदायगत मानव का स्वरूप है। और वो कह रहे हैं कि अभी मानव जो है समुदाय के रूप में है, तो सभी समुदायगत मानव का स्वरूप अभी यही है। जबकि मानव सुखी होना चाहता है, युद्ध और भोग विधि से सुख और सुख की निरंतरता नहीं पाई जाती है, इसलिए मानव व्यवस्था में जीने में सफल नहीं हो पाया। तो संवाद के लिए यह भी एक प्रधान मुद्दा है कि सुखी होने के लिए समाधानित होना जरूरी है। समाधान के लिए समझदारी और व्यवस्था में जीने की तमन्ना और अभ्यास आवश्यक है। पहली बात ये बोली कि सुखी होने के लिए समाधानित होना जरूरी है। दूसरा, समाधान के लिए समझदारी और व्यवस्था में जीने की तमन्ना और अभ्यास की आवश्यकता है। और समझदारी का मतलब क्या है, तो अस्तित्व ज्ञान, जीवन ज्ञान की स्पष्टता। और व्यवस्था में भागीदारी की तमन्ना और अभ्यास का मतलब क्या है, तो मानवीयतापूर्ण आचरण की स्पष्टता और मानवीयतापूर्ण आचरण के लिए अभ्यास। इस क्रम में हम परंपरा के स्वरूप में व्यवस्था में जीते हुए समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व पूर्वक सुखी होना, पूरी परंपरा सुखी होना, मानव व्यवस्था के आधार पर जीना संभव होता है। इसलिए हम यह निर्णय कर सकते हैं कि मानव समझदारी पूर्वक ही सफल होता है। समझदारी, मानवीयतापूर्ण शिक्षा, संस्कार पूर्वक सर्वसुलभ होना पाया जाता है। तो समझदारी कैसे सर्वसुलभ होगी, तो उन्होंने कहा कि समझदारी मानवीयतापूर्ण शिक्षा, संस्कार पूर्वक सर्वसुलभ होना पाया जाता है। इस विधि से हम इस बात पर निर्णय कर सकते हैं और संवाद भी कर सकते हैं कि जीव संसार शरीर स्वस्थता को प्रमाणित करते हैं अपनी आहार पद्धति से, व्यवहार पद्धति से। मानव अपने आहार, विहार और व्यवहार पूर्वक सर्वतोमुखी समाधान को प्रमाणित करने की आवश्यकता आ चुकी है। तो जीव क्या करते हैं, केवल आहार और विहार पद्धति से, और मानव में व्यवहार उसमें जुड़ जाता है। आहार, विहार और व्यवहार पूर्वक सर्वतोमुखी समाधान को प्रमाणित करने की आवश्यकता आ गई है। इसलिए हर नर नारी को सुखी होने के अर्थ में जीना स्वीकार है। इसे सार्थक, सुलभ अथवा सर्वसुलभ होने के अर्थ में मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद के अंगभूत व्यवहारात्मक जनवाद प्रस्तुत हुआ है। यहां तक स्पष्ट हो गया? पाठक जी, ये जीवों में विहार कैसे होता है?
जिसको अपन मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस बोल रहे हैं ना, वो मल्टीप्लाई होने, आहार निद्रा भय मैथुन, मैथुन के रूप में विहार किया। और मानव में? मानव में तो जागृति के अर्थ में है विहार का जो परिभाषा है, मतलब जो इसको लाइफ स्टाइल भी बोल सकते हैं भैया क्या? है विहार को लाइफ स्टाइल नहीं बोल सकते? हाँ, विहार यदि को लाइफ स्टाइल मानव नहीं बोल सकते? मानव के अर्थ में देखेंगे तब जीने की कला के रूप में, है ना। जीवन जीवों में जब बिहार की बात कर रहे हैं और मानव फिर में मेरा एक बिहार की प्रश्न था बात। भैया। हम्म, अच्छा, हाँ हाँ तब ठीक है। बताइए क्या। ठीक है भैया, एक प्रश्न था। ये जो लिखा है संवेदनाओं से जो सुख भासने का बुद्ध है वह मानव में ही होता है, तो संवेदनाओं से क्या जीव को सुख नहीं मिलता? उनको अनुकूलता जीवावस्था में मिलती है ना, अनुकूलता मिलती है शरीर स्वस्थता के अर्थ में, ऐसा बोला। मतलब जीवों में संवेदनाओं की स्वीकृति होती है, तो उससे सुख हाँ, नहीं भासता संवेदना उनको क्या? सुख नहीं भासता उनको, अनुकूलता रहती है, अनुकूलता अच्छा, शरीर के अनुकूलता। स्वस्थ रहने के अर्थ में रहती है ना, अच्छा, उनको शरीर लगता उनका है। स्वस्थ रहे, बस यही सुख है अच्छा उनका। अच्छा। और जिस सुख की अपन अनुकूलता बात तो कर रहे हैं वो समाधान समाधान बराबर सुख की बात कर रहे हैं बाबा जी। तो समाधान बराबर सुख जो है वो मानव में ही भासता है, और तो इसीलिए भैया उन्होंने लिखा मतलब, ना कि उनमें जीवों में कोई शोध अनुसंधान नहीं करता है ना। हाँ ये तो लिखा है कर, हाँ। ये 80 नंबर का जो पेज है ना, उसमें पहली लाइन ही ये में वो लिखा है, क्योंकि जीवों में प्रतिकूल होते हुए भी समाधान के लिए शोध अनुसंधान करता हुआ देखने को नहीं मिलता है, ऐसा नहीं वो लिखा है। समझ में आ गया ना, हाँ। लेकिन मेरे को ये लग रहा था हाँ उन लोग को सुख तो लगता ही होगा, तो अनुकूलता उनको समझ में आती खाली, हाँ, बस जीवों बस को बस अनुकूलता समझ में आती, अनुकूलता स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल, अनुकूल। तो इसीलिए स्वास्थ्य बाबा रक्षा जी ने उन लोग। जीने की आशा के रूप में उसको रखा है, हाँ, जीने तो की आशा। स्वास्थ्य को कहाँ समझते हो? मतलब शरीर को शरीर का नुकसान नहीं स्वास्थ्य। होना चाहिए, शरीर को नुकसान नहीं होना चाहिए उस अर्थ में, अच्छा। शरीर को कोई भी क्षति नहीं हो उस अर्थ में वो अनुकूलता को पहचानते हैं। प्रतिकूलता मतलब शरीर को क्षति होना। अच्छा, ठीक है, ठीक है भैया। और मानव में समाधान जो है वो शरीर से संबंधित नहीं है ना। हाँ। समाधान जो है क्या क्यों कैसे के उत्तर के रूप में है, और समाधान न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता के रूप में है। दो अर्थों में समाधान को स्पष्ट किया। इन्हीं में सुख है, तो क्या क्यों कितना का उत्तर मिलता है, क्यों कैसे कितना का उत्तर मिलता है, तो मानव विचार के आधार पे सुखी होता है, और यही जब प्रमाणित होता है व्यवहार में तब मानव सुख की निरंतरता को पहचानता मैं तो प्यार पाता है समाज में। है। जी दीदी। न्यायपूर्ण होने से हाँ हाँ। सम्मानित होगा मानव, तो न्याय कर पाएगा, जी जी। फिर ऐसा वही, कह सकते हैं ना। हाँ वही न्याय जो है अखंड समाज तक सूत्रित होता है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक जी। सूत्रित होता है। इस विधि से सुख की निरंतरता को विधि व्यवस्था में पहचान पाता है। ठीक है। ठीक है, ठीक है भैया। हाँ अजीत भाई, आप कुछ पूछ रहे थे अजीत भाई, अजीत जी। यही पूछ रहा था, बिहार मानव में आपने कहा जीने की कला को बिहार बोलते हैं, हाँ तो जीने की कला जो है जो, आवर्तन के अर्थशास्त्र हाँ और व्यवहारवादी समाजशास्त्र और मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान के रूप में है हाँ, जीने की कला। इसका जो अभ्यास है वही विहार है, जिसको मन विहार मानव में। जीने की कला शास्त्र को बोलेंगे ना, तीनों शास्त्रों को। हाँ मतलब जैसे ही हम परिवार बनाते हैं, परिवार और समाज के बीच में कुछ कार्यक्रम तय होते हैं ना, वो सब बिहार का हिस्सा है।
जैसे एक है व्यवस्था में भागीदारी, लेकिन कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है ना, संस्कारगत कार्यक्रम है, शिक्षा संबंधी संस्कार कार्यक्रम है। तो ये जो कार्यक्रमों में भागीदारी है वो बिहार के रूप में है ना। तो वो तो व्यवहार में आ जाएगा ना। नहीं, शिक्षा व्यवहार का जो कार्यक्रम है वो तो व्यवहार में आ जाएगा। नहीं, व्यवहार जो है वो अलग चीज है। व्यवहार का मतलब है जो 7 संबंध हैं, 7 संबंधों हाँ, में जो कर्तव्य दायित्व है, जो वस्तुओं का आदान प्रदान है, मूल्यों का आदान प्रदान है, वो व्यवहार क्रिया है। लेकिन सांस्कृतिक शिक्षा संस्कार कार्यक्रमों, में। जैसे जैसे किसी गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं ना, जैसे मान लो जन्मोत्सव कार्यक्रम है या दीक्षा संस्कार कार्यक्रम, उनमें जो भागीदारी होती है परिवारों की, वो बिहार है। अभी हम लोग बिहार किसको कहते हैं? घूमने फिरने को ही तो बिहार कहते हैं। जैसे दिवाली का, होली दिवाली मनाते हैं लोग, वो घूमते फिरते हैं इधर उधर, या टूरिज्म में जाते हैं, उसको भी बिहार बोलते हैं। भैया विहार की परिभाषा है श्रम हरणार्थ की गई मानवीय प्रक्रिया ही विहार है। ये यही है ना। तो श्रम हरणार्थ क्या है? जैसे हम शिक्षा में जाते हैं, उससे श्रम हरण होता ये है। हॉबीज हम होगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हॉबीज जाते हैं, होगी कहने का भागीदारी मतलब है ना, है जी। जिसको अपन चालू भाषा में हॉबीज बोल देते हैं। नहीं, जैसे मान लीजिए हम कोई उत्सव मनाते हैं, उसमें श्रम का हरण होता है ना। जैसे हम शिक्षा में जाते हैं तो समझदारी पूर्वक श्रम हरण होता है, इसीलिए उसको बिहार बोल रहे हैं, बिहार। और पशुओं में तो ये होता नहीं है। पशुओं में जो बिहार है वो अलग प्रजनन तक सीमित है। है। तो उनमें, आपने भी कहा प्रजनन तक सीमित है हाँ, वो। वही बिहार, उसी को बिहार। पशुओं जैसे जो आदमी जीते हैं, वो लोग भी बिहार शब्द का उपयोग इसी अर्थ में भी करते हैं, आहार विहार का उपयोग। ठीक है, लेकिन जब यहाँ मानव की बात आ रही है तो उसका अर्थ अलग है, जो अभी भास्कर भाई ने पढ़ के बताया ना, श्रम हरणार्थ की गई क्रिया ही बिहार है, ऐसा। और श्रम हरणार्थ का मतलब क्या है? तो जैसे हम सांस्कृतिक उत्सव करते हैं, या हम शिक्षा संस्कार में अपने को करते हैं, उससे श्रम हरण होता है। या ठीक से व्यवहार करते हैं, उसमें भी श्रम हरण होता है ना। उसको बिहार कह रहे हैं, जागृति के अर्थ। भैया ये हरण क्या है? श्रम हरण मतलब थकान हटाने का। मतलब जैसे अभी किताब पढ़ते पढ़ते आप बोर हो जाएं, तो आप जो है आपस में बात करने लगे, तो ये श्रम हरण हो गया ना। जो आपने श्रम किया अध्ययन पठन के रूप में, जी उसमें जो भैया। भी थकान आई है ना, वो बातचीत में थकान खत्म हो जाती, तो श्रम हरणार्थ हो गया। जी तो भैया। पठन करने के बाद जब हमने आपस में बातचीत की, वो बिहार हो गया। या हम घूमने चले गए, गार्डन में घूमने चले गए, तो बिहार हो गया। उससे जो जो थकान थी ना, तो थकान निकल गई, बौद्धिक थकान या शारीरिक थकान भी होती। तो जैसे जी मान लीजिए कोई आदमी बहुत मेहनत करके आता है, तो अभी की भाषा में कहें तो मान लीजिए उसको न्यूज़ देखता है, तो न्यूज़ देखने में उसका थकान खत्म हो जाता है। तो वो न्यूज़ देखना बिहार हो गया एक तरीके। घूमना फिरना बिहार हो गया, है ना। किसी से बातचीत करना बिहार हो गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी करना बिहार हो गया, जिसमें आपका थकान खत्म होता है। उसको जागृति में ले जा सकते हैं। तो जागृति में क्या है कि श्रम का विश्राम। तो श्रम का विश्राम क्या है? तो जिसको अपन कह रहे हैं जीव चेतना से मानव चेतना में आना। तो जैसे हम मानव चेतना पूर्वक जीते हैं, वो बिहार हो गया ऐसा। उसमें श्रम का विश्राम है। तो उसमें विचार के स्तर पे भी है, व्यवहार के और कार्य के स्तर पे भी है।
संस्कृतियों के स्तर पे भी है। जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन जागृति में होगा वो भी श्रम हरणार्थ की गई क्रिया है। ठीक है। हाँ भैया एकदम ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं तो अगला पैरा है, समाधान अपने में शरीरगत वस्तु है या जीवनगत वस्तु है। इस बात की चर्चा भी मानव कुल में प्रासंगिक है। निष्कर्षों को मानव परंपरा में स्थापित करना मानव का उद्देश्य है। मान लीजिए ये निकल के आता है कि समाधान जीवनगत है, तो इस निष्कर्ष को मानव परंपरा में स्थापित करना मानव का उद्देश्य है। फिर कह रहे हैं कि भौतिकवाद और आदर्शवाद अपने अपने तरीकों से निष्कर्ष निकालने की कोशिश किए हैं, और आदर्शवाद रहस्य से मुक्त नहीं हो पाया और भौतिकवाद संघर्ष से मुक्त नहीं हुआ। तो रहस्यवाद यानी जो आदर्शवाद है, रहस्यवाद मतभेद से मुक्त नहीं हुआ। यानी आदर्शवाद जो है उसी को रहस्यवाद कह रहे हैं, वो मतभेद से मुक्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो रहस्य होता है ना, उसके अपने अपने इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। फिर ये जो दोनों हैं, आदर्शवाद भौतिकवाद दोनों, या भौतिकवाद और रहस्यवाद दोनों को कहें, तो ये दोनों जो है संघर्ष, युद्ध, शोषण, द्रोह, विद्रोह से मुक्त नहीं है। बहुत प्रकार से प्रयत्न तो किया है। वो कह रहे हैं कि भौतिकवाद और आदर्शवाद में बहुत प्रकार से प्रयत्न किया है, लेकिन जो मतभेद और संघर्ष से मुक्ति मानव कुल को मिली नहीं। और यही आर्तनाद, आर्तनाद यानी जो पीड़ा के कारण से जो आह निकलती है ना, वो आर्तनाद बोलते। तो यही जो आर्तनाद है पुनर्विचार का आधार बनता है। इसी के कारण से पुनर्विचार किया बाबा जी के। पुनर्विचार करने पे पता चला कि भौतिक रासायनिक संसार को आध्यात्मिक लोगों ने मिथ्या बता दिया। भौतिक रासायनिक संसार को आध्यात्मवाद ने मिथ्या बता दिया। इसका प्रमाण मिला कि मानव परंपरा में रहस्य के प्रति बढ़ता हुआ अनास्था। अब जब आपने जो कुछ हमको समझ में आता है भौतिक रासायनिक संसार, उसको मिथ्या बता दिया। मिथ्या बताने से क्या हुआ कि मानव परंपरा में जो आध्यात्मवाद रहस्य के रूप में था, उसके प्रति अनास्था बढ़ती चली। तो आस्था का मतलब होता है कि ना समझते हुए मानने की चेष्टा, जो पहले से थी परंपरा में, कि हम नहीं समझते थे लेकिन मानते थे। लेकिन जैसे ही आध्यात्मवाद आया और उसने जगत मिथ्या का सिद्धांत दिया, तो उसके कारण से अनास्था बढ़ गई लोगों की। क्योंकि जो आध्यात्म है वो तो समझ में नहीं आया, यानी ब्रह्म समझ में आया नहीं, परमात्मा समझ में आया नहीं, आत्मा समझ में आई नहीं, और जो समझ में आता है उसको मिथ्या कह दिया। इसके कारण से लोगों में अनास्था बढ़ गई। ऐसी मान्यता के प्रति प्रतिबद्धता, आस्था को डिफाइन कर रहे हैं। आस्था का तात्पर्य ना समझते हुए मानने की चेष्टा और ऐसी मान्यता के प्रति प्रतिबद्धता। तो कह रहे हैं कि इस आधार पर, इस ढंग से रहस्यता के प्रति उदासीनता आ गई। और जो भौतिकवाद ने संघर्ष की बात की थी, तो संघर्ष के प्रति अस्वीकार हर मानव में दिखाई ही पड़ता है। तो जो आध्यात्मवाद में जो रहस्य था उससे उदासीनता हो गई और संघर्ष के प्रति अस्वीकार हर मानव में दिखाई देता है। फिर कह रहे हैं कि लक्ष्य और दिशा को निर्धारित करने के लिए दो ध्रुव पहचान में आया, एक है विवेक और दूसरा विज्ञान। ये दोनों ज्ञान मूलक विधि से सार्थक होना पाया गया। विवेक और विज्ञान क्या है? तो उन्होंने कहा कि विवेक और विज्ञान अपने में लक्ष्य और दिशा को चिन्हित करने की विधि प्रक्रिया है। उसमें भी मानव अपने में विवेचना पूर्वक ही लक्ष्य निर्धारित होता है। तो जो लक्ष्य है वो विवेचना पूर्वक निर्धारित होता है, और जो विज्ञान है वो विश्लेषण पूर्वक ही दिशा निश्चित होती है। तो विश्लेषण क्या है? तो उन्होंने कहा विश्लेषण में क्रिया गति का निश्चयन होना पाया जाता है, जबकि विवेचना स्थितियों की होती है। तो विश्लेषण और विवेचना में ये अंतर है, जो विवेक और विज्ञान का भी अंतर है, जो स्थिति और गति का भी अंतर है। विवेचना स्थिति में होती है और विश्लेषण जो है वो गति में होता है। तो विश्लेषण पूर्वक ही दिशा निर्धारित होती है। विश्लेषण में क्रिया गति का निश्चयन
होना पाया जाता है। तो यदि क्रिया गति का जो निश्चय को पहचान पाना वही विज्ञान है जिसको अपन कह रहे हैं। तो काल को क्रिया की वस्तु की अवधि के रूप में पहचाना गया, क्रिया की अवधि को काल के रूप में पहचाना गया। साथ ही यह भी साथ में पहचाना गया कि हर अवधि संख्या के रूप में होती है। जैसे हम लोग 1 दिन 2 दिन 3 दिन करते हैं ना, 1 साल 2 साल 3 साल, तो सारा जो काल है वो संख्या के रूप में है। तो हर संख्या काल क्रिया नाप तोल के रूप में पहचानने में आती है। हर प्रयोजनों को काल के आधार पर या क्रिया के आधार पर पहचानना संभव है। फिर एक और अंतर यहाँ पर बताया है कि संख्यात्मक काल जो भूत और भविष्य के रूप में होना पाया जाता है, लेकिन जब काल को क्रिया के रूप में देखते हैं तो क्रिया हमेशा वर्तमान होती है। तो संख्यात्मक काल जो है भूत और भविष्य के रूप में होना पाया जाता है, यह क्रिया के साथ वर्तमान होना पाया जाता है। इस ढंग से क्रिया नित्य वर्तमान होना अध्ययन गम्य हो गई। तो उन्होंने कहा कि ये जो काल और क्रिया के बीच का जो अंतर संबंध है उसको स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि जो क्रिया है वो वर्तमान होना पाया जाता है। इस ढंग से क्रिया नित्य वर्तमान होना अध्ययन गम्य हो गई। फिर कह रहे हैं कि अध्ययन में भाषा के द्वारा क्रिया काल वर्तमान अर्थ के रूप में स्पष्ट होते ही हैं। सार्थक अध्ययन यही है जिसके आधार पर हम मानव अपने पद और अवस्था प्रतिष्ठा को समझना सुगम हो जाता है। तो हम जिस पद में हैं, जिस अवस्था में हैं, उसकी प्रतिष्ठा को समझना सुलभ हो जाता है। ऐसी सुलभता की हर मानव अपेक्षा करता ही है। इसलिए सदा सदा मानव को अध्ययन पूर्वक समझदार होने की आवश्यकता बनी ही है। समस्त मानव किसी आयु के अनंतर अपने को समझदार मानता ही है। तो छोटे बच्चे से ही शुरू हो जाता है, एक उम्र के बाद वो अपने को समझदार मानने लगता है, अथवा समझदार होना चाहता है। तो कुछ लोग समझदार मान लेते हैं लेकिन फिर भी समझदार होने की चाहना बनी रहती। इस स्थिति में पाए जाने वाले मानव अपने को राजगद्दी, धर्म गद्दी, व्यापार गद्दी में स्थापित कर लेते हैं। जो समझदार होना चाहते हैं, समझदार मान लेते हैं, वो अपने को धर्म गद्दी या इन सब में स्थापित कर लेते हैं। आज तक का इतिहास भी इसी तथ्य की पुष्टि है। और जो गद्दी परस्त लोग होते हैं और जो गद्दी में नहीं होते हैं, उन्हें अपने व्यवसाय का वस्तु मान लेते हैं। जैसे धर्म गद्दी वाले जो हैं वो आस्थावादियों के साथ खेती करते, और राजगद्दी जो है वो राजनेता नहीं है, उनके साथ खेती करते हैं। जो राजनेता नहीं, खेती करना यानी उनको अपना व्यवसाय जैसा मान लेते हैं। यहाँ खेती करना जो है वो मुहावरे की तरह उपयोग हुआ है। उनके साथ खेती के अतिरिक्त जो जन सामान्य के साथ खेती बनी हुई है, इसका गवाही क्या है? तो उन्होंने कहा कि इसका गवाही है कि धर्म गद्दी में पैर पड़ाई, दक्षिणा चढ़ाई कारोबार दिखाई पड़ता है, और राजगद्दी में शुल्क, टैक्स और राज्य के ऊपर कर्जा लेने का अधिकार का प्रयोग संग्रहित कोष का मनमानी खर्च करने की स्वतंत्रता के रूप में देखा जाता है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में लाने से समीक्षित होता है कि सामान्य जनजाति की मानसिकता के आधार पर ही दोनों गद्दियों को मान्यता है। सामान्य जनजातियों में कोई एक आदमी ही गद्दी परस्त होता है। उनसे सुख शांति की अपेक्षा सामान्य लोगों में बनी रहती है। यह विशेषकर राजगद्दी के साथ जुड़ी हुई तथ्य है। आज के समय में धर्म गद्दी के साथ और कुछ आशय सामान्य लोगों की मानसिकता में बना रहता है। क्या बना रहता है आशय? तो ये धर्म गद्दी पाप मुक्ति करेगी, अज्ञान मुक्ति करेगी आदि, या स्वार्थ मुक्ति की अभिप्सा देखने को मिलती है धर्म गद्दी के आधार। इन्हीं आधारों पे धर्म गद्दी के साथ साथ कट्टरता और निष्ठा बनी रहती है, क्योंकि हमको ये सब मिलेगा इसलिए हमको धर्म गद्दी के प्रति कट्टर होना है या उनके प्रति निष्ठा को बनाए रखें।
इस क्रम में यह समीक्षित होता है मैं 1 मिनट में आया है ना। हेलो। हाँ भैया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं ना। तो धर्मगद्दी और राजगद्दी के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि धर्मगद्दी से आशय ये बना रहता है कि पाप मुक्ति, अज्ञान मुक्ति, स्वार्थ मुक्ति, और फिर इसी आधार पे उनके प्रति कट्टरता और निष्ठा ये होती है। इसी क्रम में यह समीक्षित होता है कि धर्मगद्दियों में जो प्रथम व्यक्ति अधिष्ठित होता है उसमें धर्म अपने स्वरूप में व्याप्त नहीं रहता है, अपने स्वरूप में व्याप्त नहीं रहता है। इसका गवाही यही है कि धर्म गद्दियां धर्म के लक्षणों को बताते हैं, ना कि धर्म को। और इसी प्रकार जनमानस में राजगद्दी से अमन चैन की अपेक्षा बनी ही रहती है। इस तथ्य को परीक्षण करके देखा है कि मानव में सुख शांति का स्रोत मानव में प्रमाणित होने वाली जागृति है। जागृति के आधार पे समाधान, समाधान के आधार पे सुख का अनुभव, समाधान समृद्धि के साथ सुख शांति का अनुभव, समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व के साथ, समाधान समृद्धि अभय के साथ सुख शांति संतोष का अनुभव होना पाया जाता है। समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व प्रमाणों का अनुभव सुख शांति संतोष आनंद होना पाया जाता है। धर्म को सुख रूप होना पाया जाता है और राज्य को समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व रूप बोलना ही बना रहता है, जो सहअस्तित्व का वैभव होना पाया जाता है। सहअस्तित्व में मानव वैभव समाहित रहता है। यह जन संवाद के लिए सहज रूप में प्रासंगिक है। यह प्रसंग पूरा सह अस्तित्व की अभिव्यक्ति है, संप्रेषणा है, प्रकाशन है। सह अस्तित्व के अतिरिक्त प्रकाशन का आधार ही नहीं है। इसीलिए हम मानव सार्थक संवाद पूर्वक समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व रूपी तथ्यों को परस्परता में बोधगम्य, अध्ययनगम्य, कार्य व्यवहार, आचरणगम्य होने के अर्थ में सार्थक होना देखते हैं। तो ये कहा कि सहअस्तित्व में मानव वैभव समाहित रहता है। यह जनसंवाद के लिए सहज रूप में प्रासंगिक है। फिर ये कहा कि यह प्रसंग पूरा सहअस्तित्व की अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन है। सहअस्तित्व के अतिरिक्त प्रकाशन का आधार ही नहीं है। इसलिए हम मानव सार्थक संवाद पूर्वक समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व रूपी तथ्यों को परस्परता में बोधगम्य, अध्ययनगम्य, कार्य व्यवहारगम्य होने के अर्थ में सार्थक होना देखते हैं। इसे हर समझदार नर नारी सार्थक बनाने के योग्य हैं। समझदारी का दावा किसी न किसी विधि से हर मानव करता ही है। समझदारी का प्रमाण मानवाकांक्षा रूपी अथवा मानव लक्ष्य रूपी समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व है।
इसके आधार पर ही मानव का वैभव यानी धर्म, अर्थ और राज्य का संयुक्त रूप में वैभवित होना पाया जाता है। यह वैभवित होना सहज है। वैभव के मूल में समझदारी और जागृति ही अति प्रमुख स्रोत है। यह सार्थक संवाद के लिए अनुपम मुद्दा है। जागृति और समझदारी अविभाज्य है। समझदारी अपने आप में ज्ञान, विवेक, विज्ञान के रूप में कारगर होने की स्थिति चर्चा में आ चुकी है। ज्ञान, विवेक, विज्ञान का संयुक्त नाम ही समझदारी है। ज्ञान, विवेक, विज्ञान के मूल में, विवेक और विज्ञान के मूल में ज्ञान ही प्रधान वस्तु है और ज्ञान अपने स्वरूप में सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति है। ज्ञान होने के लिए ज्ञाता का पहचान होना जरूरी है। तो जिसको अपन सह अस्तित्व कह रहे हैं वही ज्ञान है। और वो कह रहे हैं कि ज्ञान होने के लिए, ज्ञान किसी को होगा इसीलिए ज्ञाता का पहचान होना जरूरी है। फिर कह रहे हैं कि ज्ञाता अपने स्वरूप में जीवन होना पाया जाता है। ज्ञाता शरीर होना नहीं पाया जाता है, जीवन होना पाया जाता है। और जीवन अपने आप में गठनपूर्ण परमाणु, अक्षय बल, अक्षय शक्ति संपन्न है, जो आशा, विचार, इच्छा, संकल्प और प्रमाणों को प्रमाणित करने योग्य क्षमता संपन्न है। यही अक्षय शक्ति है। इसी क्रम में अनुभव बल, बोध बल, साक्षात्कार बल, तुलन बल, आस्वादन बल के रूप में परीक्षित हो चुके हैं। ये पांचों बल प्रत्येक मानव जीवन में गवाहित हैं। आस्वादन ज्ञान मूलक विधियों से संबंधों में निहित मूल्यों और मूल्यांकन के रूप में फलतः परस्पर तृप्ति के रूप में प्रमाणित होना पाया जाता है। आस्वादन ज्ञान मूलक विधियों से संबंधों में निहित मूल्यों और मूल्यांकन के रूप में फलतः परस्पर तृप्ति के रूप में प्रमाणित होना पाया जाता है। यह सब अपने अपने में गवाहित है। आस्वादन की क्षमता निरंतर बनी ही रहती है। इसी प्रकार साक्षात्कार, बोध, अनुभव में भी निरंतरता का होना पाया जाता है। मूलतः अनुभव सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व में संपन्न होता है, इसीलिए सह अस्तित्व को परम सत्य के रूप में पहचाना गया है। मूलतः अनुभव सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व में संपन्न होता है, इसलिए सह अस्तित्व को परम सत्य के रूप में पहचाना गया है। इसकी निरंतरता अर्थात अनुभव की निरंतरता सदा बनी रहती है। सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व निरंतर है ही। इसे हर व्यक्ति सार्थक संवाद से बोध तक सार्थक होना संभव है। यह प्रक्रिया मानव में से के लिए परम आवश्यक है। सत्ता में अनुभूत होना, अनुभव सहित प्रमाणों को प्रमाणित करना ही जागृति है। यही परम सत्य है। सत्य की कल्पना मानव सुदूर विगत से करता ही आया है। सत्य की कल्पना शाश्वत, सुंदर, कल्याण रूप में ही की गई है। कल्याण का तात्पर्य दुख, क्लेश व भ्रम मुक्ति है। सत्य की परिकल्पना दिया है कि सत्यम शिवम सुंदरम, है ना। सत्य, शिव, सुंदर, शाश्वत, कल्याणकारी और ज्ञान है। इस रूप में सत्य की परिकल्पना दिया गया। ज्ञान से ही दुख मुक्ति होने की चर्चा है। फिर कह रहे हैं कि जब उनसे पूछो कि सत्य क्या है, पूछने पर तो मन वाणी से अगोचर बता दिया। इसीलिए सत्य और ज्ञान को रहस्यमयी वस्तु मानते ही आए। रहस्यमयी मान्यता के आधार पर सत्य धर्म वादग्रस्त होता रहा। धर्म के संबंध में धर्म के लक्षणों को बताकर उद्देश्य का आधार बताया। रहस्य से मुक्ति मानव की अपेक्षा बनी ही रही। सत्य, धर्म, न्याय की अपेक्षा मानव परंपरा में बनी ही रही। भले ही चिन्हित रूप में स्पष्ट नहीं हो पाई, न्यायालयों में भी चिन्हित नहीं हो पाया, अंततो गत्वा फैसले को न्याय अभी तक हम मानव मानते चले आए हैं। फिर कह रहे हैं कि मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद के नजरिए में हम मानव इस तथ्य को चिन्हित रूप में समझ सकते हैं। मानव परंपरा में और नैसर्गिक प्राकृतिक परंपरा में अच्छी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। प्रमाणित होना ही मानव परंपरा का सम्मान है। मानव ही न्याय, धर्म, सत्य प्रमाणित करने योग्य इकाई है। सार्थक संवाद के लिए सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व को समाधान रूप में पहचानने के उपरांत
न्याय धर्म सत्य की सार्थक संवाद का आधार बन जाता है। अस्तित्व सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान दृष्टा पद प्रतिष्ठा का द्योतक है। सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान दृष्टा पद प्रतिष्ठा का द्योतक है। जीवन ज्ञान स्व और सर्वस्व को प्रमाणित करने की प्रतिष्ठा है। स्व अपने होने में जीवन इकाई के रूप में प्रतिष्ठा है। यही चैतन्य इकाई है, यही गठन पूर्ण परमाणु है, यही अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न इकाई है। रासायनिक भौतिक वस्तुओं से रचित प्राण कोशा व प्राण कोशाओं से रचित सप्त धातु रचित शरीर, जिसमें मेधस तंत्र का होना पाया जाता है, को संचालित करते हुए जागृति को प्रमाणित करना ही जीवन का उद्देश्य है। तो शरीर को संचालित करते हुए जागृति को प्रमाणित करना ही जीवन का उद्देश्य है। इस क्रम में मानव परंपरा सत्य कल्पना आकांक्षा और सत्य के प्रति आश्वस्त होने का प्रयास मानव कुल में प्रचलित रहे आया है। क्रम से आकांक्षाएं विचारों में, विचार तर्क में, तर्क के अनंतर आस्था में प्रवृत्त होता हुआ आया है। तो कैसे बाबा ने कहा कि जो सत्य है वो कल्पना या आकांक्षा में रहा, और आकांक्षा से विचार में, विचार से तर्क में आया, और तर्क ने उसको आस्था में प्रवृत्त कर दिया। मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद हर नर नारी में जीवन शक्ति और बल को समान रूप में पहचानने की विधि और अध्ययन प्रस्तुत किया है। जीवन शक्ति और बल को अक्षय रूप में पहचानना अध्ययन विधि से सहज हो चुका है। अक्षय रूप में इस रूप में कि इनका कितना भी प्रयोग करने के बाद भी ये कम नहीं होता है, इसका क्षरण नहीं होता, इस रूप में अक्षय। साथ ही जीवन का अमरत्व प्रमाणित होना समझ में आता है। भौतिक रासायनिक क्रियाकलाप में भागीदारी करता हुआ परमाणु यथा स्थितियों में से और त्वा सहित व्यवस्था के रूप में होना स्पष्ट हो चुका है। जड़ परमाणु अपने में एक से अधिक अंश परस्परता में पहचानने के आधार पर स्वयं स्फूर्त व्यवस्था है, क्योंकि हर परमाणु का आचरण निश्चित है। इस प्रकार परमाणु रचित अणुओं का आचरण भी निश्चित रहता है। विभिन्न प्रजाति के अणुओं से योग से रासायनिक वैभव स्पष्ट हो गया है, और रासायनिक वैभव नियति प्राण सूत्र, प्राण कोशा और प्राण कोशाओं से रचित रचनाएं जैसे प्राणावस्था, जीवावस्था और मानव शरीर हैं। मानव ही इन सभी प्रकार की शरीर रचनाओं का अध्ययन करने में निष्णात होना चाहता है। यह मानव की सहज प्रवृत्ति है। मानव शोध अनुसंधान प्रयोग पूर्वक परंपरा में प्रमाणों को समाहित करने का इच्छुक होना पाया जाता है। इस क्रम में अभी तक किए गए वैज्ञानिक तथ्यों में सार उपलब्धि जो मानव के हाथ लगी है वह दूरदर्शन, दूर श्रवण, दूरगमन है। इन सबका सकारात्मक भाग समाज गति के लिए उपयोग करना मानव परंपरा की गरिमा है। मानव इन अद्भुत उपलब्धियों को नकारात्मक पक्ष में जो उपयोग या प्रयोग किया है वह सामरिक तंत्र ही है। सामरिकता में जितने भी यंत्र उपकरण बने हैं सब मानव की बर्बादी का द्योतक हैं। यही आज़ादी का रास्ता अभी तक हुआ नहीं है। यही आज़ादी का रास्ता अभी तक हुआ नहीं है। परिपूर्ण होने के लिए अस्तित्व ज्ञान, विवेक, विज्ञान परम आवश्यक है। इन सबका विधिवत अध्ययन करने के लिए मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद प्रस्तुत हुआ है। इस नजरिए से परस्परता में संवाद सुलभ होने के लिए व्यवहारात्मक जनवाद प्रस्तुत हुआ है। तो ये थोड़ा सा लंबा पैरा था, एक बार इसको मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद हर नर नारी में जीवन शक्ति और बल को समान रूप में पहचानने की विधि है और पहचानने की विधि और अध्ययन प्रस्तुत किया है। फिर कह रहे हैं कि जीवन शक्ति और जो बल है वो अक्षय रूप में पहचानना अध्ययन विधि से सहज हो गया है। जीवन का अमृत प्रमाणित होना समझ में आता है। भौतिक रासायनिक क्रियाकलापों में भागीदारी करता परमाणु यथा स्थितियों में से के लिए तो सहित व्यवस्था के रूप में होना स्पष्ट हो चुका है।
फिर कह रहे हैं कि जड़ परमाणु अपने में एक से अधिक अंश परस्परता में पहचानने के आधार पे स्वयं स्फूर्त व्यवस्था है, क्योंकि हर परमाणु का आचरण निश्चित है। इस आधार पे वो स्वयं स्फूर्त व्यवस्था के रूप में प्रमाणित है। फिर कह रहे हैं इसी प्रकार परमाणु से रचित अणुओं का आचरण भी निश्चित रहता है। फिर कह रहे हैं कि विभिन्न प्रजाति के अणुओं के योग से रासायनिक वैभव स्पष्ट हो गया है। रासायनिक वैभव किस रूप में स्पष्ट हुआ है? तो रासायनिक वैभव नियति, प्राण सूत्र, प्राण कोशा और प्राण कोशाओं से रचित रचनाएं, जिनको हम लोग प्राण कोशा, प्राणावस्था या वनस्पति संसार कह रहे हैं, और जीवावस्था तथा मानव शरीर रचनाएं हैं। मानव ही सभी प्रकार की शरीर रचनाओं का अध्ययन करने में निष्णात होना चाहता है और यह मानव की सहज प्रवृत्ति है। तो मानव शोध, अनुसंधान, प्रयोग पूर्वक परंपरा में प्रमाणों को समाहित करने का इच्छुक होना पाया जाता है। इस क्रम में अभी तक किए गए वैज्ञानिक तथ्यों में सार उपलब्धि जो मानव के हाथ लगी है वो दूरदर्शन, दूरश्रवण, दूरगमन है। इन सबका सकारात्मक भाग गति के लिए उपयोग करना मानव परंपरा की गरिमा है। मानव इन अद्भुत उपलब्धियों को नकारात्मक पक्ष में प्रयोग किया है, और वो क्या है? तो वो सामरिक तंत्र ही है। सामरिकता के जितने भी यंत्र उपकरण बने हैं वह सब मानव की बर्बादी का द्योतक है। यही आज़ादी का रास्ता अभी तक हुआ नहीं है। इससे आज़ादी का रास्ता अभी तक मिला नहीं है, हुआ नहीं। परिपूर्ण होने के लिए सहअस्तित्व, ज्ञान विज्ञान विवेक परम आवश्यक है। इन सबका विधिवत अध्ययन करने के लिए मध्य दर्शन सहअस्तित्ववाद प्रस्तुत हुआ है। इस नजरिए में परस्परता में संवाद सुलभ होने के लिए यह व्यवहारात्मक जनवाद प्रस्तुत हुआ है। फिर अगला पैरा है कि संवाद मानव परंपरा में एक सहज कार्य है। संवाद मानव परंपरा में एक सहज कार्य है। इसमें कहीं ना कहीं सर्वशुभ की कामना समाई है। सर्वशुभ घटनाएं घटित होने के उपरांत मानव परंपरा स्वयं शुभ परंपरा के रूप में परिणित होने की संभावना है। मानव में चाहत भी बनी है। चाहत और संभावना का संयोग, योग बिंदु में ही शुभ परंपरा का उद्गम है। चाहत और संभावना का योग बिंदु में ही शुभ परंपरा का उद्गम है। इसका प्रमाण रूप चेतना, विकास, मूल्य, शिक्षा, संस्कार में मानव की पहचान का मतलब मानवीय शिक्षा, मानवीय व्यवस्था, मानवीय संविधान और मानवीयतापूर्ण आचरण को बोधगम्य कराना ही है। तो कह रहे हैं कि इसका प्रमाण क्या है? किसका? चाहत और संभावना का संयोग, योग बिंदु में शुभ परंपरा का उद्गम। इसका प्रमाण है चेतना, विकास, मूल्य, शिक्षा, संस्कार में मानव की पहचान। मानव की पहचान का मतलब मानवीय शिक्षा, मानवीय व्यवस्था, मानवीय संविधान और मानवीयतापूर्ण आचरण को बोधगम्य कराना। इस क्रम में मूल सूत्र सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी है। मानवत्व अपने में जागृति के रूप में सुस्पष्ट है। तो इसमें कह रहे हैं कि मूल सूत्र क्या है? किसका मूल सूत्र? तो व्यवस्था का, संविधान का और आचरण का मूल सूत्र है सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी। मानवत्व अपने में जागृति के रूप में सुस्पष्ट है। जागृति अपने में समझदारी का स्वरूप होना स्पष्ट हो चुका है। समझदारी अपने आप में सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व होना स्पष्ट हुआ है। इसी क्रम में अर्थात जागृति क्रम में मानव परंपरा का वैभव, मानवत्व सहित महिमा, परिवार में प्रमाणित होना, समग्र व्यवस्था में भागीदारी का प्रमाण, विश्व परिवार व्यवस्था तक सोपानीय क्रम में प्रमाणित होना है।
वो कह रहे हैं कि इसी क्रम में अर्थात जागृति क्रम में मानव परंपरा का वैभव, मानवत्व सहित महिमा, परिवार में प्रमाणित होना, समग्र व्यवस्था में भागीदारी का प्रमाण, विश्व परिवार व्यवस्था तक सोपानी क्रम में प्रमाणित होना है। इसी विधि से मानव संबंध और प्राकृतिक संबंध संतुलित होना पाया जाता है। नियति विरोधी, प्रकृति विरोधी, मानव विरोधी गतिविधियों से मुक्ति पाने का उपाय भी यही है। नियति विरोधी, प्रकृति विरोधी, मानव विरोधी गतिविधियों से मुक्ति पाने का उपाय भी यही है। तो प्रकृति में जो भी असंतुलन है या प्रकृति का जो भी शोषण है वो प्रकृति विरोधी है। नियति विरोधी का मतलब है जो भी परमाणु में व्यवस्था है उस व्यवस्था को डिस्टर्ब करके जो हम परमाणु बम या परमाणु बिजली पैदा कर रहे हैं वो सब नियति विरोधी है। या जिसको हम लोग प्राण कोशिकाओं में जाके हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिससे हम जीएम फूड या जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बना रहे हैं, वो नियति विरोधी है। और प्रकृति विरोधी का मतलब है कि जो भी हम खनिज तेल निकाल रहे हैं या जो भी प्रदूषण फैला रहे हैं वो सब प्रकृति विरोधी। और मानव विरोधी, जिसमें मानव में द्रोह विद्रोह आदि आता है, वो सब मानव विरोधी गतिविधियों से मुक्ति पाने का उपाय भी यही है। हर मानव विरोधों से मुक्ति पाना चाहता है। इसी तथ्यवश इसकी संभावना सुस्पष्ट होती है। प्रामाणिक होना मानव परंपरा को ही है। मानव ही भ्रमवश गलतियों को करता हुआ, अपराधों को करता हुआ, द्रोह विद्रोह शोषण करता हुआ देखने को मिलता है। इसका साक्ष्य हर संविधान में गलती को गलती से रोकना, अपराध को अपराध से रोकना, युद्ध को युद्ध से रोकने की व्यवस्था दे रखी। यही शक्ति केंद्र शासन संविधान व्यवस्था मानी गई। इसके साथ समुदायों का भी सहमति भी है और विरोध भी है। इसका सर्वेक्षण से पता चलता है स्वयं पे गुजरने पे विरोध असहमति के रूप में और संसार में घटित होने में सहमति। इस क्रम में अभी तक अपराध और गलतियों का सुधार, युद्ध मुक्ति का उपाय मानव परंपरा में सूझबूझ के रूप में, कार्य व्यवहार प्रमाण के रूप में उद्घाटित नहीं हो पाया। तो इस क्रम में अभी तक अपराध और गलतियों का सुधार, युद्ध मुक्ति का उपाय मानव परंपरा में सूझबूझ के रूप में, कार्य व्यवहार प्रमाण के रूप में उद्घाटित नहीं हो पाया। कुछ लोग इसकी आवश्यकता को अनुभव करते हैं। मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद गलती और अपराध के सुधार का उपाय सुझाया है। इसी के साथ मानवत्व सहित व्यवस्था, मानवत्व सहित परिवार व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी को मानव स्वीकारने की स्थिति में युद्ध मुक्ति अवश्य संभावी होना स्पष्ट कर दिया है। इसमें इतनी ही आवश्यकता जनमानस और लोक कल्याणकारी, राजनैतिक, धर्मनैतिक, समाज सेवी संस्थाओं के पारंगत होने के आधार पर शिक्षा विधा में मानवीयता का अध्ययन सुलभ कराने की आधार पर निर्भर है। यह अध्ययन सुलभ होने के उपरांत ही सर्वसुलभ होना स्वाभाविक है। हर मानव अपने में से के लिए सुलझना ही चाहता है, सुलझाना ही चाहता है। सुलझे हुए व्यक्तियों का उद्गार यही है, उलझन एक मजबूरी है। उलझन से मुक्ति पाने की इच्छाएं निहित रहती हैं, इसलिए सुलझन की संभावनाएं समीचीन होना सुस्पष्ट है। सभी सुलझन समझदारी पूर्वक मानव व्यवस्था में जीना ही है। सुलझन ही सदा सदा से मानव की अपेक्षा है। सारे अड़चनों का कारण नासमझी है या नासमझी ही समस्या है। संपूर्ण समस्याएं मानव की सुविधा, संग्रह, भोग, अतिभोग प्रवृत्ति की उपज है। इन सारी स्थितियों को देखने पर पता चलता है कि समझदारी ही मानव का समाधान, समृद्धि का निर्बाध गति है, अथवा अक्षुण्ण गति है, अथवा निरंतर गति है। क्या पता लगता है? इन सारी स्थितियों को देखने पर पता लगता है
समझदारी ही मानव का समाधान, समृद्धि का निर्बाध गति, अक्षुण्ण गति और निरंतर गति है। गति सदा सदा से मानव परंपरा के रूप में ही होना संभावित है। समझदारी पूर्ण परंपरा ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का एकमात्र उपाय है। दूसरी किसी विधि से व्यवस्था की सार्वभौमता और समाज की अखंडता को अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाए। मानव में समझदारी का स्रोत सर्वसुलभ होना ही है। ऐसे कार्य में आप हम सभी को भागीदार होने की आशा, अपेक्षा और कर्तव्य है। इसी आशय को सार्थक संवाद में, अवगाहन में लाने का यह प्रयास है। तो यहाँ पे रुकते हैं। अभी हमने 81 पेज से आगे पढ़ना शुरू किया था, 95 पे आ गए। तो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं, इसके बाद कल इससे आगे पढ़ेंगे। अभी इसमें कोई चर्चा करना हो तो कर सकते हैं। हेलो जी हेलो। जी जी बोलिए, सुनाई देता। आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। विचार तक हेलो। तर्क अंतर आत्मा में प्रवृत्त होता ही आता है। क्या बोला? तर्क के बाद आत्मा में प्रवृत्त हो जाता है। हेलो, आवाज आ रही है? नहीं, आप बीच में कट गई थी आवाज। विचार। हाँ भैया, ये बोल रही हूँ। जी बोलिए। ये दर्शन बात के पहले लास्ट लाइन जो है, क्रम से आकांक्षाएं विचारों में, विचार तर्क में, तर्क के अनंतर आस्था में प्रवृत्त होता ही आया। तो तर्क के बाद भी आस्था रहती ही क्या? आस्था में प्रवृत्ति कैसे हो जाएगी? मतलब जितना भी तर्क तो शांत होने चाहिए ना। नहीं, वो तो आपने ठीक कहा, लेकिन जिसको हम लोग फिलोसॉफिकल लॉजिक कह रहे हैं ना, दार्शनिक तर्क जो कह रहे हैं, जैसे अद्वैतवाद का अपना तर्क है, द्वैतवाद का अपना तर्क है ना। तो जितने भी प्रकार के दर्शन हैं, आस्थावादी जो दर्शन है, जिसमें रहस्य स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन एक सीमा तक तर्क गया है, इसके बाद लोगों को कहा कि इस पे विश्वास करो, जैसा कहा गया है। तो उसी के आधार पे आस्था में प्रवृत्त हो गया वो सारा। अच्छा, तर्क शांत नहीं हुआ था, आस्था में प्रवृत्त हो गया, ऐसा है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो तर्क लगाया ना, वो रहस्य में लगाया। और यहाँ पे क्या किया है मध्यस्थ दर्शन में, सत्ता में संपर्क जड़ चैतन्य प्रकृति जो है वो रहस्य नहीं है, प्रत्यक्ष है। इसलिए प्रत्यक्ष के अर्थ में तर्क लगाया, इसलिए आस्था का प्रश्न ही नहीं होता है। जैसे मान लीजिए बाबा की किताब में भी यदि कहीं पर गलत लिखा है ना, तो जो पढ़ने वाला है वो तुरंत कहेगा नहीं ये गलत लिखा हुआ है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष है ना उसके सामने। व्यापक वस्तु प्रत्यक्ष है और भौतिक रासायनिक जीवन क्रिया प्रत्यक्ष है। तो इसलिए मान लो भाषा में कहीं गलत भी लिखा है तो तुरंत पकड़ में आता है। लेकिन जब रहस्य का कोई बात करता है ना, अब जैसे मान लो ब्रह्म की बात कर रहे हैं ना, ब्रह्म के अस्तित्व की बात कर रहे हैं, और ब्रह्म वस्तु रूप में क्या है वो पता ही नहीं है। यहाँ तो हम लोग कह रहे हैं कि ब्रह्म का मतलब व्यापक वस्तु है, वहां तो वो व्यापक वस्तु है, इस तरीके से ब्रह्म की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए वो जो ब्रह्म वस्तु है जो रहस्यमयी है, या आत्मा वस्तु है जो रहस्यमयी है, उसके अपने अपने इंटरप्रिटेशंस हैं सबके, और वो इंटरप्रिटेशंस के रूप में ही तर्क का इस्तेमाल हुआ है, जो तर्क का उपयोग है। इसीलिए इतने सारे मत मतांतर बन गए। मध्यस्थ दर्शन में बनने की संभावना ही नहीं है,
क्यों संभावना नहीं है कि प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं। जैसे भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया, जीवन क्रिया है और व्यापक वस्तु है। दूसरे तरीके से कहें तो क्रिया है और व्यापक वस्तु है। तो क्रिया भी प्रत्यक्ष है, व्यापक वस्तु भी प्रत्यक्ष है। तो कभी भी मतांतर नहीं होगा। केवल इतना ही होगा कि कोई आदमी कहेगा हमको क्रिया अभी यहाँ तक स्पष्ट हुई है, अभी इतनी और समझना बाकी है। जब भी मध्य दर्शन से अस्तित्ववाद के आधार पे लोग इसको अध्ययन करेंगे, तो अध्ययन करने में लोग ये कहेंगे यहाँ तक हमको स्पष्ट हुआ है, अभी स्पष्टता बाकी है ना। लेकिन आस्थावादी प्रोग्राम में ऐसा नहीं होता। आस्थावादी प्रोग्राम में रहता है कि जो भी कहा गया है उसको मानना है बस। क्योंकि मानना क्यों है? क्योंकि वो पूर्ण है जो कहा गया है। तो इसीलिए हर दर्शन अपनी पूर्णता की घोषणा करता है, लेकिन हर दर्शन दूसरे दर्शन के साथ तार्किक रूप में मतभेद रखता है। और हर समुदाय के लोग जो है ना, किसी ना किसी दर्शन को माने ही रहते हैं, बिना समझे माने रहते हैं। तो इसलिए ऐसा लिखा है इसमें। अच्छा, एक बात और पूछ रही थी, जैसे अक्सर आता है ना ऐसे ये 3 शब्द एक साथ आते हैं, ज्ञान, विवेक, विज्ञान। अब ज्ञान जो है चेतन, इसका व्यापक का भी एक नाम है ना? तो ये व्यापक से रिलेट होता है कि वही तीनों ज्ञानों के रूप में होता है? ज्ञान, विवेक, विज्ञान, अक्सर तीनों शब्द एक साथ आते हैं। हाँ, लेकिन जो ज्ञान होता है ना व्यापक, जहाँ पर प्रकृति नहीं है, केवल व्यापक है, वहां पे ज्ञान का पहचान नहीं होता। तो ज्ञान की पहचान होती है जिसको अपन कह रहे हैं सह अस्तित्व में। और वो भी पहचान तभी होती है जब कोई ज्ञाता है। जैसे मान लीजिए जो ज्ञान रूपी जो व्यापक वस्तु है, उसमें तो भौतिक रासायनिक क्रियाएं भी है ना। लेकिन भौतिक रासायनिक व्यक्ति में ज्ञाता नहीं है, इसलिए ज्ञान का पहचान नहीं है। तो इसलिए जो ज्ञान का पहचान है वो जीवन में ही होता है। जीवन ही ज्ञाता पद में रहता है। तो इसीलिए इसमें ये लिखा है कि ज्ञान के साथ ज्ञाता का स्पष्ट होना जरूरी है ना। ये लिखा है ना, ज्ञान होने के लिए ज्ञाता का पहचान होना जरूरी है। अब ज्ञाता कौन है? तो ज्ञाता जीवन का होना है। जीवन क्या है? तो गठनपूर्ण परमाणु है। ऐसा करके उन्होंने इसको स्पष्ट किया। तो इसलिए जो ज्ञान का प्रकटन है वो जीवन में ही होता है, क्योंकि वहां पे ज्ञाता है, इसलिए ज्ञान जो है स्पष्ट होता है। और यही ज्ञान जब परावर्तित होता है व्यवहार कार्य में, तो वो विवेक और विज्ञान के रूप। तो सह अस्तित्व ही परम ज्ञान है, ऐसा बोला है ना। परम सत्य है या परम ज्ञान है, क्योंकि जो ब्रह्म का पहचान जो है वो क्रिया में ही है। यदि क्रिया नहीं है तो ब्रह्म का पहचान नहीं है। तो इसलिए जो ज्ञान है ना वो केवल क्रिया में, और वो भी जीवन क्रिया में ही पहचानने में आता है। ये समझ में आ गया कि और इसमें कुछ बात करना? हेलो पूर्णिमा दीदी, आवाज आ रही है? हाँ। मेरी आवाज आ रही है? आपकी नहीं आ रही है, आपकी टूट टूट के आ रही है। क्लियर हो गया, ठीक है। और कोई बात? और किसी को? ये जीवन पद मतलब जागृत माना हो क्या? जैसे जीवन पद में निश्चित आचरण, अक्षय बल, अक्षय शक्ति विद्यमान है। हाँ, तो इसका मतलब ये जब जो है जड़ परमाणु जो होता है जी, तो जड़ परमाणु जब गठन पूर्ण हो जाता है तब वो जीवन पद में आता है। ठीक है, तो उसका आचरण निश्चित रहता है। आचरण तो अस्तित्व में सबका आचरण निश्चित ही है। ठीक है। भ्रमित मानव का आचरण भी निश्चित है।
अच्छा अच्छा। मतलब अनिश्चित आचरण है ना निश्चितता के रूप में, भ्रमित अच्छा आदमी अच्छा। ऐसे ही जिएगा उस रूप में। जी। लेकिन यदि मानव के रूप में यदि अपन देखेंगे तो जी। अनिश्चित अनिश्चित केवल तब तक है जब वो अपने अपने आचरण में संक्रमित नहीं हो जाता है। तो जैसे ही अच्छा। मानव जो है जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमित होता है हम्म। तो उसका आचरण निश्चित हो जाता है। अच्छा। और ये मानव सन 2000 तक जागृत कम में ही जिया है। एक्चुअली तो ये मतलब किताब बाबा जी ने 2000 में लिखा होगा, इसलिए वो लिख दिया अच्छा। उन्होंने। ये इसका प्रथम संस्करण 2002 का है। तो जी। 2002 में छप के आई होगी, उस समय जब किताब लिखी होगी तो 2000 तक लिखा होगा। ठीक है, और कोई प्रश्न? ठीक है यज्ञेश भाई, समझ में आ रहा है ना? हाँ भैया ठीक है, अच्छा स्पष्ट हो रहा है सब। जी, और कोई मुद्दा है इसमें? हम लोग जब कल आगे पढ़ेंगे तो पीछे का भी एक बार रिवाइज करेंगे और इस अध्याय को पूरा करेंगे। इसमें ज्यादा पेज नहीं बचे हैं, 6 पेज बचे हुए हैं, और पूरा एक बार रिवाइज कर लेंगे। 6 पेज ये है और 1 2 3 4 पेज जो है अगले अध्याय के हैं। तो हम लोग ये अगला अध्याय भी पढ़ लेंगे, है ना, कल। अध्याय 4 व्यवहारवादी विचार की चर्चा, इसमें कुल 4 पेज हैं, है ना। तो ये 4 पेज भी पढ़ लेंगे तो कल हम लोग फिर यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो इसीलिए मैंने आज थोड़ा सा 2-3 पेज ज़्यादा पढ़ दिए, लेकिन आराम आराम से ही पढ़े हैं, कोई बहुत स्पीड में नहीं पढ़े हैं। ठीक है फिर, और कोई ठीक है मुद्दा नहीं भैया। है तो इजाज़त ले सकते हैं ना। जी। किसी को कुछ बोलना है? योगेश भाई कुछ बोलना है आप? अर्चना बहन, योगेश भाई, भास्कर भाई, सुनील जी, नहीं भैया, है ना? ठीक नहीं, चल रहा है ना? ठीक ठीक, बढ़िया। संदीप भाई, सुनील भाई, सब आ रहा है ना, स्पष्ट हो रहा है? हाँ भैया एकदम स्पष्ट। और बढ़िया है। सुनील केरवा जी, हाँ भैया, सही सब स्पष्ट हो रहा है। ठीक है। भरत भाई अभी समझ में आना शुरू हो गया आपको? काफी कुछ समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर अभी 4 दिन का गैप पड़ेगा, मैं दिल्ली जा रहा हूँ कल। अच्छा, तो आप नहीं रहेंगे तो ये भी नहीं सुनेंगे क्या? हाँ क्या आप वो भी दोनों नहीं। वो साथ में जा रहे हैं? ना वो यहाँ अकेले होगी, पर नेट वगैरह का अच्छा, थोड़ा उनका अभ्यास नहीं है। देखते देख हैं। देख लीजिए, अगर उनको सुनना हो हाँ तो उनको भी लिंक भेज दीजिएगा तो अपना ठीक सुनते रहे। ठीक। हाँ हाँ। क्या एक बार आनी तो करना है उसमें, क्या एक बार यस कनेक्ट यस। हुए। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप दिल्ली जा रहे हो तो अपना थोड़ा सावधानी हाँ से वो जाना। तो करना ही पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, क्या करें। जी 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 जी। ठीक है फिर संदीप भाई, सब इजाजत लेते हैं ना। हरि जी भैया हर। प्रणाम।